नमस्कार। मैं के तिवारी आप सभी का भारत में विज्ञान एवं विज्ञान में भारत वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है, बड़े गर्व का विषय है कि संपूर्ण भारतवर्ष के अपने अपने क्षेत्र के महारथी और दिग्गज लोगों के साथ मुझे यह मंच साझा करने का अवसर आज प्राप्त हो रहा है। जैसा कि इस वार्ता के नाम से ही स्पष्ट है, भारत में विज्ञान और विज्ञान में भारत। हमारी बड़ी ही वैदिक परंपराएं रही हैं। हमारा एक जो कालखंड है बड़ा सिस्टमैटिक रहा है और उस कालखंड को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। अगर हम उन कालखंडों की बात करें, एक मान्यता के अनुसार इस समय हम एक कलयुग में बैठे हुए हैं और हमसे पूर्व सतयुग, त्रेता और द्वापर युग पूर्ण हो चुके हैं। अगर हम इन तीनों युगों की वार्ता करें तो हमें ये ज्ञात होगा, हमें ये भान होगा कि भारतीय विज्ञान और भारतीय गणित कितना शक्तिशाली और अपने आप में परिपूर्ण रहा है। आवश्यकता आज इस बात की है कि हम इस गौरव को, अपने विज्ञान और गणित की शक्ति को अपने आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हम उसको किस प्रकार से हस्तांतरित करते हैं। इस वार्ता के माध्यम से मेरा प्रयास यह होगा कि मैं भारत का वही गौरवशाली पहलू आपके सामने प्रस्तुत करूं। भारत, जिसे पूर्व में आर्यावर्त भी कहा गया है, विविध मान्यताओं और बहुरंगी सभ्यता का यह देश है। हमारी समस्त मान्यताओं का आधार जहां एक ओर आध्यात्मिक है, वहीं हम शुद्ध रूप से वैज्ञानिक भी रहे हैं। आदिकाल से आज तक हमारा दृष्टिकोण धार्मिक एवं गणितीय रूप से सुदृढ़ बना हुआ है। हमारी मान्यताएं जहां सूर्य एवं चंद्र की गति पर आधारित रहीं, वहीं हमारी गणनाएं शुद्ध गणितीय रही हैं। आज इस वार्ता के माध्यम से आपके समक्ष मैं भारत का गणित और विज्ञान का गौरवशाली इतिहास रखने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। मेरा प्रयास यह भी होगा कि हम आम जनमानस के जनजीवन में क्षण प्रतिक्षण समाहित गणित के प्रयोग, जो कि लोकोक्तियों एवं मुहावरों के रूप में भी होता है, उसका भी अवलोकन करें। आज की जो वार्ता है और उस वार्ता में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम उस चर्चा को एक जनसामान्य के स्तर तक ले जाएं। जनसामान्य का जो स्तर है, उसकी जो दैनिक कर्म हैं उनके साथ रिलेटेड है। वो जब बाजार जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, घर पर हैं तो क्या कर रहे हैं, और इन विषयों के साथ गणित किस प्रकार से उनके साथ संबंधित है, विज्ञान किस प्रकार से उनके साथ संबंधित है, हम इनकी चर्चाएं करेंगे। हम जब कभी भी अपने दैनिक जीवन के कार्यों से बाहर जाते हैं तो हमें आवश्यकता होती है मुद्राओं की, हमें आवश्यकता होती है कुछ वस्तुओं को क्रय विक्रय करने की, हमें आवश्यकता होती है समय मापन की। तो मैं इन्हीं कुछ जो एक जनसामान्य के बिंदु हैं, इन्हीं की चर्चाएं आज अपनी इस वार्ता में करूंगा। अपने प्रस्तुतिकरण को मुख्यतः मैंने दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग, जिसमें हम भारतवर्ष की पुरातन मापन प्रणालियों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे लिए एक गर्व का विषय है, और इसमें हम मुख्यतः 3 बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे: मुद्रा मापन, भार मापन एवं समय मापन। और द्वितीय भाग में हम सामान्य जीवन में गणितीय लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मुद्रा अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। लेन देन को सहज बनाने हेतु इसका प्रयोग
जनसामान्य द्वारा किया जाता है। प्राचीन समय में वस्तु के बदले वस्तु और पदार्थ के बदले पदार्थ एक तरीके से प्रचलन में थे। वस्तु के बदले वस्तु से आज डिजिटाइजेशन के दौर तक हमने एक लंबी दूरी तय की है। इस दूरी में विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में हमारी मुद्रा प्रणाली अत्यंत प्रभावी रही है एवं सूक्ष्म से लेकर दीर्घ संख्याओं के मापन की व्यवस्था बहुत ही गणितीय रूप में हमने की, जिस पर के हमें संपूर्ण गर्व होना चाहिए। इसी मुद्रा की जो सबसे लघुतम इकाई है कौड़ी, मैं अपनी व्याख्या वहां से शुरू करूंगा। सुनने में परिहास लग सकता है कि आम लोग किसी का वैचारिक स्तर की गणना आज भी कौड़ियों के हिसाब से करते हैं। शायद आप मेरा मंतव्य समझ गए होंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कौड़ी ही हमारी मुद्रा प्रणाली की लघुत्तम इकाई है। समुद्र से पाए जाने वाला एक प्रकार का जंतु कवच, और कौड़ी को, उस कौड़ी से पहले भी हमें यह समझना होगा, वो है फूटी कौड़ी, अर्थात वह कौड़ी जो अपने संपूर्ण स्वरूप में नहीं है। तो जो हमारी मुद्रा प्रणाली का मापन है, जो मुद्रा प्रणाली का लघुत्तम रूप है, वो कौड़ी या फूटी कौड़ी से शुरू होता है। और इसकी सारणी कुछ इस प्रकार से आती है कि 3 फूटी कौड़ी इज इक्वल टू 1 कौड़ी। 3 फूटी कौड़ियां मिलकर जो वैल्यू हमें देती हैं वो 1 कौड़ी के बराबर होती है। जब 10 कौड़ियों को एकत्रित कर लिया जाता है तो वो इक्वल होता है 1 दमड़ी के। 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी। यह दमड़ी वही है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बिल्कुल सही समझे आप, ये वही वाली दमड़ी है। तो 10 कौड़ियां बराबर होती हैं 1 दमड़ी के। जब हमारी जेब में 2 दमड़ी आ जाती हैं तो वो मिलकर बन जाता है 1 धेला। 1 धेले में होते हैं 1.5 पाई, 1.5 पाई। जब 3 पाई एकत्रित हो जाते हैं तो बनता है 1 पैसा। ये पैसा नया वाला पैसा नहीं है, ये पुराना वाला पैसा है। और जब 4 पैसा इकट्ठा हो जाता है तब हम उसको कहते हैं 1 आना। 4 आने इकट्ठे होने पर कहते हैं 1 चवन्नी। और जब 4 चवन्नियां इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बन जाते हैं 16 आना, मीन्स 1 रुपया। तो एक सरसरी तौर पर अगर इस पर नज़र करें तो 3 फूटी कौड़ी इज इक्वल टू 1 कौड़ी, 10 कौड़ी इज इक्वल टू 1 दमड़ी, 2 दमड़ी, 1 धेला, 1 धेला 1.5 पाई, 3 पाई 1 पैसा, 4 पैसे का 1 आना, 4 आने की 1 चवन्नी और 4 चवन्नी का 1 रुपया। भार मापन प्रणाली, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बतलाया कि आदिकाल में पदार्थ के बदले पदार्थ अथवा वस्तु के बदले वस्तु लेने और देने का प्रचलन था। किंतु जैसे जैसे हमारी भारतीय सभ्यता सुदृढ़ होती चली गई, हम वैज्ञानिक एवं गणितीय आधार पर नित्य नवीन भार मापन प्रणालियों का सृजन करते चले गए। और आश्चर्य की बात और गर्व की बात तो यह रही कि इन प्राचीन प्रणालियों में से एक प्रणाली ऐसी भी है जो आज भी प्रचलन में है, और उस प्रणाली का नाम है रत्ती। किसी भी रत्न को क्रय या विक्रय करते समय आज भी गणना रत्ती के हिसाब से ही की जाती है, और यह भार मापन की सूक्ष्मतम इकाई है। इसी विषय पर मैंने एक कविता लिखी है और यह कविता मेरी मुक्तक शैली में है। 0.12 रत्ती में है ग्राम, जो 8 रत्ती मिले माशा से संग्राम। 0.12 रत्ती में है ग्राम, जो 8 रत्ती मिले माशा से संग्राम। माशा से संग्राम के तोले में 12 माशा, 97 पे अटक करे 100 की ये आशा। 80 तोला चावल मिले बने एक शेर, 80 तोला चावल मिले बने एक शेर, और जेब नहीं है चवन्नी
जीवन का यह फेर, जेब नहीं है चवन्नी और जीवन का यह फेर। अर्थात जब हम 0.12 ग्राम्स को मिलाते हैं तो हमें एक रत्ती प्राप्त होती है। 8 रत्ती बराबर एक माशा, जिसका के भार करीबन 0.97 ग्राम्स होता है। 12 माशा को जब मिलाया जाता है तो एक तोला प्राप्त होता है। 80 तोला को जब मिलाया जाता है तो एक सेर प्राप्त होता है। और 40 सेर को जब एकत्रित किया जाता है तो वह मात्रा कहलाती है एक मन। अब विचार विमर्श करेंगे हम अपने भारत की समय मापन प्रणाली के ऊपर। थोड़ी समय के लिए भूल जाइए लाइट ईयर, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स, क्योंकि अब जो सूचना आपके सामने आएगी वो समय मापन प्रणाली के पाश्चात्य वैज्ञानिकों को भारतीय संस्कृति पर गर्व करने के लिए बाध्य कर देगी। और यह सूचना या ये जो जानकारी है हमारे सर्वोच्च पूजित ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है। जिस राष्ट्र का ज्योतिष इतना सशक्त हो कि सूर्य एवं चंद्र ग्रहण कब होगा, कहाँ होगा, कितनी देर का होगा, अवधि क्या होगी, अगर इन बातों की गणना उंगलियों पर बैठे बैठे की जा सके तो निश्चित रूप से बात गर्व के साथ साथ गंभीर भी हो जाती है। सोचिए समय की कितनी सूक्ष्म गणना की गई होगी इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए कि बिना किसी आधुनिक यंत्र के आपकी सारी गणनाएं सटीक सिद्ध हो जाएं। तो आइए एक दृष्टिपात करते हैं अपनी इन्हीं प्राचीन मापन प्रणाली के ऊपर जो हमें समय का बोध कराती हैं। जो प्रारंभ है मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले रहा हूं उन चीजों को। कृति सेकंड का 1 सेकंड का 34,000वां भाग होता है। एक त्रुटि सेकंड का 300वां भाग होता है। 2 त्रुटि मिलकर निर्माण करते हैं एक लव का। एक लव इक्वल होता है एक क्षण के। जब 30 क्षण की अवधि हो जाती है तो हम उसको एक विपल कहते हैं। 60 विपल इकट्ठा होने पर एक पल बनता है। 60 पल जब इकट्ठा हो जाएं तो हम उसको एक घड़ी कहते हैं। घड़ी का मतलब यहाँ वो वॉल क्लॉक वाली बात नहीं है, एक घड़ी। जब 2.5 घड़ी यानी 2.5 घड़ी जब अवधि होती है हम उसको एक होरा कहते हैं। 24 होरा का एक दिवस होता है। 7 दिवस का एक सप्ताह होता है। 4 सप्ताह जब मिल जाते हैं तो एक माह की अवधि हो जाती है। 2 माह मिलकर एक ऋतु का निर्माण करते हैं। जब 6 ऋतुएं इकट्ठा होती हैं तो एक वर्ष का निर्माण होता है। और जब 100 वर्ष की अवधि इकट्ठा की जाती है तो एक शताब्दी बनती है। 10 शताब्दियां जब एक साथ इकट्ठा होती हैं तो एक सहस्राब्दी बनती है। 432 सहस्राब्दी की एक युग बनता है। जी हाँ, देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक आ गए, युग पर आ गए हम। जब 2 युग की अवधि को आप इकट्ठा करते हैं तो एक द्वापर युग बनता है। अगर 3 युगों की अवधि को इकट्ठा करें तो एक त्रेता युग बनेगा। और 4 युग की जो अवधि है वो सतयुग कहलाती है। अगर हम कलयुग प्लस द्वापर प्लस त्रेता प्लस सतयुग इन चारों युगों का योग निकालें तो बनता है एक महायुग। 76 महायुग यानी जब 76 महायुग की अवधि इकट्ठा कर ली जाती है तब एक मनवंतर का निर्माण होता है। यदि 1000 महायुगों का अवधि को आप एक जगह एकत्रित कर लें तो एक कल्प का निर्माण होता है। एक नृत्य प्रलय एक महायुग के बराबर होती है जिसमें धरती पर जीवन अंत और फिर से आरंभ होता है। एक नैमित्तिका प्रलय एक कल्प के बराबर होती है जहां पर देवों का अंत और जन्म होता है। एक महाकाल 730 कल्प की अवधि जब एकत्रित हो जाती है तो एक महाकाल का निर्माण होता है। और महाकाल के निर्माण का तात्पर्य यहाँ यह है कि ब्रह्मा का अंत और पुनर्जन्म।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि समय मापन प्रणाली कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन कर रही है और कितनी सुदृढ़ है। अब मैं अपने प्रस्तुतिकरण के द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहा हूँ और यह द्वितीय चरण है मुहावरों एवं लोकोक्तियों में गणित का प्रयोग। मुहावरे अथवा लोकोक्तियाँ वह शब्द समूह होता है जो किसी तथ्य अथवा निष्कर्ष को आत्मसात करने के लिए सहज भाव से भाषा में प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में मैं रखना चाहूँगा आपके सम्मुख भारतीय आन बान शान के प्रतीक पृथ्वीराज चौहान के दरबार कवि चंद्रवरदाई की ये दोहा और पंक्तियाँ। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। हम सदैव से लर्निंग बाय डूइंग या फिर मेजरिंग बाय ऑब्जर्वेशन, इन दोनों चीज़ों पर भरोसा करते आए हैं और एक दोहे के माध्यम से या फिर कहूँ कि मैं एक गणितीय दोहे के माध्यम से किसी स्थान विशेष का निर्धारण कर देना, ये सचमुच में एक दैवीय चीज़ है। अगली कहावत या लोकोक्ति जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो है 9 दिन चले अढ़ाई कोस। समय पर कार्य न होना या फिर किसी की अक्षमता पर टिप्पणी, और सामान्यतः सरकारी कामकाज पर ये एक टिप्पणी, ये बहुत हमें एक जनसामान्य में देखने को मिलती है। अगर हम इस लोकोक्ति पर गौर करें 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो यह जो वाक्य है ये समय और दूरी की संकल्पना को भी एक आम जनमानस से जोड़ता है। अगली लोकोक्ति है न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। संसाधनों के अभाव के कारण अगर हम किसी कार्य को न करने का विवरण देते हैं तो यह मुहावरा चरित्रार्थ होता है। आजकल की युवा पीढ़ी के लिए एक निर्देश वाक्य यह कहावत सिद्ध हो सकती है। प्रतिभा कभी समस्याओं से हारती नहीं है, उसे तो बस आवश्यकता होती है एक मोटिवेशन की। तो उसी को चरित्रार्थ करती ये कहावत न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अगली लोकोक्ति, जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना काल है और मेरी लोकोक्ति वहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है, 1 अनार 100 बीमार। अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग होता है मांग और आपूर्ति, क्योंकि गणित का हस्तक्षेप सभी विषयों में समान रूप से होता है। तो उसी संकल्पना को लेकर एक कटाक्ष करता हुआ मुहावरा, जहां संसाधन का अभाव है और लोग अभावग्रस्त। 4 दिन की चांदनी। अपरिग्रह संतोष भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में एक विशेष स्थान रखते हैं। अधिक की चाह न होना और जो है उसी पर संतोष कर जाना, यही आधार है इस गणितीय मुहावरे का। आज सुख है कल दुख होगा और कल दुख है तो परसों सुख भी होगा। ये एक अनवरत चक्र है जो अपनी गति से गतिमान है। तो एक जनमानस को गणित के माध्यम से एक मोरल वैल्यूज सिखाना, ये हम इस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक इस कहावत से हम लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं। न 3 में न 13 में तटस्थ होने की व्याख्या करती है ये गणित का मुहावरा। वास्तविक रूप से तटस्थ होना अत्यधिक मुश्किल है, किंतु यहाँ यदि हम इसे सकारात्मक रूप से लें और तटस्थ रहें लोभ लालच और अपराध से, तो यह मुहावरा 100% सही बैठता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 36, आप समझ गए होंगे मैं किस कहावत की बात कर रहा हूँ। 36 का आंकड़ा। यहाँ पर जो छात्र इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और जो विज्ञान के छात्र हैं वो देख लें कि यहाँ पर जो 3 और 6 दोनों मैंने हिंदी में बनाए हुए हैं। आजकल हम अपने जो हिंदी के अंक हैं उनको लिखना भूलते जा रहे हैं, विस्मृत होते जा रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों अंकों को देखें कि जिस प्रकार से 3 और 6 लिखा हुआ है, मैंने टोटल 36 या 36 लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर 3 को आप रिवर्स कर देंगे तो वो उस तरीके का 6 बन जाएगा, यानी एक दूसरे की विपरीत संरचनाएं हैं ये। ऐसा समाज में, घर में,
मेल मिलाप में, मित्रों में अक्सर देखने को मिल जाता है कि हम जो है विपरीत विचारधारा वाले लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के साथ सामंजस्य को बैठाना ही जीवन है। तो इसी चीज़ को चरित्रार्थ करती ये एक लोकोक्ति कि 36 का आंकड़ा होना। चार लोग क्या कहेंगे? समस्या ये है कि इन चार लोगों से किसी का भी परिचय नहीं है। ये वो चार लोग हैं जो वास्तव में हैं ही नहीं अथवा सर्वत्र व्याप्त हैं। हमारे आचार विचार को समाज के हितों के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए प्रेरणा देती यह गणितीय कहावत आज भी चरित्रार्थ है। इसका पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से लगाया जा सकता है। यूं तो ये वॉलपेपर भारतीय रिजर्व बैंक का है, लेकिन यहां जो मेरी कहावत है वो है 99 का फेर। हर एक 99 को 100 बनाने के फेर में लगा हुआ है। हम सभी चाहते हैं कि वो 99 जो है वो +1 होकर 100 हो जाए। एक सामान्य व्यक्ति की मानसिकता प्रदर्शित यही करती है कि मेरे पास फिर से 100 हो जाए। तो ये कहावत कहती है कि ये जो 99 का चक्र है यह कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज हमने अपने भारतवर्ष की गौरवशाली मापन प्रणालियों को समझने का प्रयास किया। कदाचित आप में से कुछ लोगों ने यह प्रणालियाँ पहले भी सुनी होंगी, कुछ लोगों ने प्रयोग में भी ली होंगी, लेकिन जो छात्रगण हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस सभी जानकारियों को अपने मस्तिष्क में स्थान देकर स्वयं को भारत का नागरिक होने पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।